गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जॉबलेस ग्रोथ पढ़ा था कि जहाँ पे हमारी जीडीपी क्या भी करती है, ग्रो भी करती है, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। यानी कि जिस हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रो होती है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती, रादर क्या होती है, कम होती है। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और ऐसा होता है किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? आज बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ना है हमें, और नया टॉपिक है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या है कैजुअलाइजेशन? क्या होता है बच्चों? जो हायर्ड वर्कर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो हायर्ड वर्कर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो पहले कौन होते हैं उसमें? कैजुअल वर्कर। और दूसरे कौन होते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। कौन होते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। ये टॉपिक है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। माने एक ऐसी प्रोसेस है ना जहां पे जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी क्या बन जा रहे हैं? कैजुअल वर्कर बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का तेज स्पीड से क्या होना? कैजुअल होना। क्या होना? अच्छा तुम बताओ, ये अच्छी बात है बुरी बात है? पहले ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? कम है। और ऊपर से अब जिनके पास रेगुलर जॉब है वो उन्हें भी क्या मजबूर होना पड़ रहा है बनने के लिए? कैजुअल वर्कर। तो ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कैजुअलाइजेशन के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे रूरल एरिया से लोग किस में जाते हैं? अर्बन एरिया में। बेटर सैलरी की सर्च में, सुनो, बेटर जॉब की सर्च में जाते साथ एक साथ मतलब एकदम से ही क्या मिल जाएगी आपको? वो जो ड्रीम जॉब जो आप सोच के गए थे, या जो ड्रीम वर्क जो आप सोच के गए थे कि हम ये कर रहे होंगे उधर, तो क्या वो एकदम से आपको अवेलेबल हो जाएगा वो काम? तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वो चीज को हासिल करने के लिए। और वो स्ट्रगल में आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना? अब जैसे आज की चमक तो हर कोई देखता है नवाजुद्दीन की, कि भाई ये एक्टर है वो एक्टर है, पूरा तहलका मचा के रखा है पूरे वर्ल्ड में, ये और वो, है ना? बुढ़ाना के लोग प्राउड भी करते हैं, है ना? लेकिन ऐसा कोई ना है कि वो जाते साथ ही वो एक्टर जो जो ड्रीम वो इधर से लेके गया था वो बन गया वो जाते साथ ही, है ना? छोटे से छोटा काम भी करना पड़ा, छोटे से छोटा काम भी करना पड़ा। ठीक है ना? अपने मुंह से ही बताते हैं कि चलो मैं नहीं बोलता हूँ। तो इंसान, ये केवल उन्हीं की बात नहीं है, वो किसी की भी बात है कि जो बंदा कोई तो ड्रीम लेके निकला है, कोई तो ड्रीम लेके निकला है, तो जरूरी नहीं, जरूरी क्या मतलब ये फिक्स ही है कि उसे जाने के एकदम बाद ही तो उसको वो ड्रीम जॉब ड्रीम वर्क मिलेगा नहीं। स्ट्रगल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो एक तो ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ कैजुअल काम भी करने पड़ जाते हैं। क्या करने पड़ जाते हैं? कैजुअल काम। अच्छा दूसरा ये है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है, तो इवन शहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मजबूर है कौन से काम करने के लिए? जो कैजुअल नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? मतलब वो मजबूर है क्या बनने के लिए? कैजुअल वर्कर बनने के लिए। दैट्स व्हाई वर्कफोर्स का क्या हो रहा है? कैजुअलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कैजुअलाइजेशन। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी की बात करी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे हैं, जो अपना कोई तो खुद का वेंचर चला रहे थे, और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में थे, उनका शिफ्ट होना, मूव होना, कहाँ पे शिफ्ट होना? ये क्या बन जाना? कैजुअल वर्कर बन जाना। या किस काम में शिफ्ट हो जाना? कैजुअल वेज वर्क में शिफ्ट हो जाना इज नोन एज द कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। इसे क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन बोलते हैं वर्कफोर्स। ओवर टाइम आवर वर्कफोर्स इज सफरिंग एन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन। पिछले टाइम में जो हमारी वर्कफोर्स है वो इस प्रोसेस से, मतलब ये प्रोसेस को फेस करना पड़ रहा है हमारी वर्कफोर्स को, जो हमारे लोग जो यहाँ पे भारत के अंदर जो पार्टिसिपेशन रेट जिनका रहता है, मतलब पार्टिसिपेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में करते हैं,
वो उनको इस प्रोसेस से या इस कॉन्सेप्ट का सामना करना पड़ रहा है, इससे सफर करना पड़ रहा है पिछले कुछ टाइम में, है ना। ऐसा क्यों? वही वंस अगेन पॉपुलेशन बढ़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी क्रिएट नहीं हुई है। दूसरा क्या है, जहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो भी रही है तो उसकी जगह किसने ले ली? टेक्नोलॉजी ने ले ली, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जॉबलेस ग्रोथ की वजह से भी क्या होता है? कैजुअलाइजेशन होता है। क्या होता है? कैजुअलाइजेशन होता है। मतलब जो पढ़े लिखे भी है, अब अगर उनकी जगह एआई ले लेगी या टेक्नोलॉजी ले लेगी तो उनको तो फिर कौन से ही काम करने पड़ेंगे, है ना, कैजुअल वाले काम ही करने पड़ेंगे। तो वो भी एक क्या है, एक रीजन हो सकता है। तो इंडियन वर्कफोर्स ने सफर किया है ज्यादा किसको? कैजुअलाइजेशन को। व्हाई शुड इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? वही मैं बता चुका हूँ आपको, दो तीन रीजन। कि एक तो बहुत जल्दी से आपको, अगर आप अच्छी जॉब की सर्च में जाओगे तो एकदम से नहीं मिलेगी। दूसरी बात, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। और लास्ट उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी क्या रहती है, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। द लॉजिक इज सिंपल एंड रन्स लाइक दिस। कह रहे लॉजिक सिंपल है, टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, है ना, कुछ तो अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए मार्जिनल वर्कर्स टेंड्स टू माइग्रेट टू अर्बन एरिया। जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं? अर्बन एरियाज में। एंड मोर ऑफन देन नॉट दे गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स, है ना। जो उनकी ड्रीम जॉब होती है, ड्रीम वर्क होता है, वो नहीं मिलता है। ज्यादातर उन्हें क्या ही मिलता है? कैजुअल वर्क मिलता है। और वो क्या बनते हैं? कैजुअल वर्कर बनते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। ये तो किसकी स्टोरी है बच्चों? अनस्किल्ड वर्कर की। लीडिंग टू द कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे क्या होता है? कैजुअलाइजेशन होता है एम्प्लॉयमेंट का। इवन स्किल्ड वर्कर, ये तो कहानी बताई किसकी? अनस्किल्ड की। कह रहे लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो स्किल्ड है, ठीक है ना, जिनके पास नॉलेज है, टैलेंट है, कैपेबिलिटीज है जिनकी, वो भी इन द अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब। उन्हें भी क्या करना पड़ रहा है? रेगुलर जॉब के लिए क्या करना पड़ रहा है? स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दिस इज ड्यू टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा इसलिए बिकॉज बहुत ज्यादा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है हर एक सेक्टर में इकोनॉमी के। Unemployment is huge and the bargaining power of the workers is significantly reduced। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि जो वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है ना, वो भी क्या हो गई? कम हो गई। और कौन किसे डोमिनेट कर रहा है? जो एम्प्लॉयर है वो किसको डोमिनेट कर रहा है? एम्प्लॉय को डोमिनेट कर रहा है। सामने वाला बोल रहा है साहब 4 लाख का पैकेज दे देना, काम हम, ये जो भी ना आपका, जो भी फाइनेंस का नेचर का काम है, बाकी दूसरा जो काम है, जो मतलब हर एक फील्ड की बात है ये, तो हम ये कर देंगे। अगला कह रहा है जी मैं तो किस में करने के लिए तैयार हूँ? 3 में करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। रादर देन ये तो रहा कि जिससे 4 की बात चल रही थी कि वो अपनी बात रख पाए कि नहीं मैं 4 में नहीं करूंगा ये काम, मैं 6 में करूंगा। वो तो बार्गेनिंग पावर खत्म ही हो गई। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनकी बार्गेनिंग पावर इतनी कम हो गई कि अगला 3 में भी करने के लिए क्या है? तैयार है। तो फिर किसकी चलेगी? एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की? और एम्प्लॉयर किसको एक्सप्लॉइट करेगा? 3 वाले को भी क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा। देख ले भाई इतना तो नहीं है बजट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट का बजट इतना नहीं है, 2.5 लाख तक का ही बजट है। कह रहे अरे छोड़ो ना, जान दो, करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे उसे भी तो पता है ना कि उसे भी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो चीज है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट इज ह्यूज एंड द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, वो कम हुई है। ऑन द अदर हैंड द बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर इज वेरी हाई। उनकी बार्गेनिंग पावर क्या हुई है? किसकी? एम्प्लॉयर्स की। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर। ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? हायर एंड फायर। हायर करते हैं, थोड़ी भी दिक्कत आई वो बोल रहा है जी सैलरी में हाइक दे दो, चल ठीक है निकल, है ही नहीं है। अबे अगला तैयार है भाई, तेरे को ऑलरेडी 4 दे रहे हैं हम, तुझे 4 में भी खुशी नहीं मिल रही है, अगला वो 2.5 में भी आने के लिए तैयार है। तू जा तो सही, कल से ही ज्वाइनिंग है उसकी 2.5 में। तो वो बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? हायर एंड फायर। ये डोमिनेट कर रहे हैं ना, तभी तो ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। से यस और नो? बात समझ में आती है? नेक्स्ट है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है बच्चों? इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, क्या होता है? एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर वो होता है, वो सेक्टर होता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोगों का स्टाफ रहता है।
जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस एंटिटी में, जिस बिजनेस फॉर्म में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो तो है फॉर्मल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्या लग जाते हैं, लेबर लॉ लग जाते हैं, कानून लग जाते हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या करके रखा है, कानून बना के रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां पे 10 से कम बंदे काम करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है इनफॉर्मल सेक्टर। और इनके लिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, मतलब एक टाइप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये कॉन्सेप्ट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आज एक बंदा ऐसी कंपनी में काम कर रहा था कि जहां जहां पे 10 या 10 से ज्यादा बंदे काम कर रहे थे। माने अगर आज कोई रिलायंस में काम कर रहा है, तो वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, इनफॉर्मल में काम कर रहा है? फॉर्मल में काम कर रहा है, क्योंकि 6-7 लाख एम्प्लॉइज है उनके। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब मान लिया उसे जबरदस्ती किसी भी कारण से फॉर्मल सेक्टर से निकल करके उसे कहां पे जॉब करनी पड़ रही है, इनफॉर्मल में। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से, जहां पे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आपको, उससे मूव होके किस में आना, इनफॉर्मल सेक्टर में आना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन? वहां पे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से या रेगुलर सैलरीड से क्या बनते हैं, कैजुअल बनते हैं। यहाँ पे ऐसी जगह से ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे पहले तो 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, अभी 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ये कहीं ना कहीं अगर इनफॉर्मलाइजेशन होता है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट करता है कि नहीं करता है? कि आज तो ऐसी जगह जॉब कर रहा था जहां पे ज्यादा लोग थे, अब मान लिया उस कंपनी ने निकाल दिया, कुछ भी हो, अपनी मर्जी से आया हो, अब ऐसी जगह आ गया कि जहाँ पे 10 से कम लोग काम करते हैं। थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? रिस्क ये भी बढ़ जाता है कि अगला नंबर किसका है, कैजुअलाइजेशन का है बस। नहीं समझा आपको? इनफॉर्मलाइजेशन हुआ तो खतरा किसका भी है? जब इतना डिमोशन हो गया तो कैजुअलाइजेशन होने में भी कौन सा देर लग सकती है? समझा ना? एक जिंदगी में कोविड ही तो चाहिए। अचानक से एक जिंदगी में कोविड ही तो चाहिए। लोग फॉर्मल से किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। और फिर इनफॉर्मल वाले भी जब हाथ खड़े कर देंगे, फिर कैजुअली बनना पड़ेगा फिर। ठीक है ना? तो ये चीज है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है इनफॉर्मलाइजेशन, जो मतलब इसका एक एक्चुअल रीजन हो सकता है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई का स्तर उतना तो रहा नहीं है। क्योंकि जो स्किल्स चाहिए एमएनसीज को, क्योंकि नॉर्मल काम तो टेक्नोलॉजी भी कर देगी ना, जो रूटीन नेचर का जो काम है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी कर सकती है। लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी चाहिए। क्या चाहिए? क्रिएटिविटी बच्चों ने कहीं और लगा के रखी है। क्रिएटिविटी में दिमाग कहीं और लगा के रखा है। अब अब तो मान लिया वो खुश हो गए कि हमारी क्रिएटिविटी चल रही है, लेकिन फिर जब आएंगे, जब एक्चुअल में रियल लाइफ में आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में, वहां पे क्रिएटिविटी दिखाने का जब टाइम आएगा, तो सारी क्रिएटिविटी तो सारी एनर्जी तो कहीं और लगाई थी। ठीक है ना? अब वो फॉर्मल सेक्टर से किस में आएंगे, इनफॉर्मल में। तो कैजुअल बनने में कौन सा देरी लगती है? फिर गाली देंगे, सरकार को भी गाली देंगे, है ना, ये नहीं दिया हमें, वो नहीं दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला हमें। लेकिन इस बात का तो ख्याल नहीं रखा कि जब पढ़ना था, जब हमने सारी क्रिएटिविटी कहीं और ही लगा दी। खैर, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर द परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन। जहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर की जो वर्कफोर्स होती है, उसकी परसेंटेज में क्या होता है, डिक्लाइन होता है। कौन सी परसेंटेज में डिक्लाइन होता है? जो फॉर्मल सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसकी परसेंटेज में डिक्लाइन होता है। ठीक है ना? इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज। और किस में बढ़ती है वो परसेंटेज? इनफॉर्मल सेक्टर में। हाँ जी। तुम तीनों बड़े हंस रहे हो। अच्छा, तो क्रिएटिविटी तुमने ही लगा रखी है। हाँ जी, चलो, बहुत अच्छा, कैरी ऑन करते रहो आप। एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज। अदिति जी, समझे आप ये क्या है?
इनफॉर्मलाइजेशन, वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो परसेंटेज होती है वर्कफोर्स की फॉर्मल सेक्टर में वो तो क्या होती है, कम होती है, और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होती है, बढ़ती है, ज्यादा होती है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में बी क्लासिफाइड एज, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फॉर्मल सेक्टर पता होना चाहिए था, इनफॉर्मल पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहे कि एम्प्लॉयमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो आप दो तरीके से, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं किसकी, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों कैसा सेक्टर होता है, क्यों होता है ऑर्गेनाइज, क्योंकि नहीं नहीं 10 से ज्यादा होते हैं इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं होता, ऑर्गेनाइज इसलिए होता है बिकॉज इनके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनके लिए कानून बना हुआ होता है ना, दैट्स व्हाई ये क्या है, ऑर्गेनाइज है। इनका डेटा किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, यस और नो, दैट्स व्हाई ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है इकोनॉमी का। इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसमें कौन आएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आएंगे, पब्लिक एंटरप्राइज आएंगे मतलब पीएसयूज आएगी, प्राइवेट कंपनीज आएगी। प्राइवेट कंपनी कौन से वाली, प्राइवेट कंपनी, ध्यान से सुनो, प्राइवेट कंपनीज विच हायर 10 और मोर वर्कर्स, जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स। दोज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स। जो लोग किस में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बात करें अगर किसकी, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की, द इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, है ना, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होती, तो ये बिखरा हुआ सेक्टर होता है। इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। ये वो सारे क्या होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जरूरी नहीं कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोलो आप, जहाँ पे 10 से कम रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ 10 लोग रहेंगे तो वो फॉर्मल की इनफॉर्मल, फॉर्मल, 10 से ज्यादा तो फॉर्मल, और 10 से ज्यादा तो 10 से कम तो 10 पे फॉर्मल। बात समझ में आती है। दोज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर। जो लोग कहाँ पे काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। ये फार्मर्स हुए, एग्रीकल्चरल लेबर हुए, ओनर हुए, किसके, स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस के, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, और उनमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, वो सब किस में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर। इसमें कौन भी आते हैं, ध्यान से सुनना, नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर भी आते हैं, हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर, जो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड हेड लोड वर्कर्स। हेड लोड वर्कर्स कौन होते हैं, हाँ, जो बहुत ज्यादा फिजिकली जो वेट कैरी करते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं हेड लोड वर्कर्स। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन भी आते हैं, जो नॉन फार्म वेज लेबरर होते हैं वो भी आते हैं। कहने का मतलब जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो भी किस में आते हैं, इनफॉर्मल में आते हैं। किस में आते हैं, इनफॉर्मल में। लेकिन अगर ये बंदा अगर रिलायंस में काम कर रहा है, मतलब रिलायंस की कोई, रिलायंस का मान लिया रियल एस्टेट का बिजनेस है, उधर क्या कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, तो फिर ये किस में है, हाँ, ऐसे भी उनके मतलब ऐसे नहीं रहते टेम्परेरी, ऐसे मुकेश अंबानी ऐसे आवाज कोई लगाएंगे, आ जाओ भाई आ जाओ, पांच पांच छह की जरूरत है, ऐसे कोई उनके कैजुअल भी क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई एक साइट कोई ना चल रही है, उनकी तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वैसा। चलो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर? From the viewpoint of employment status, the difference between formal and informal sector are given as under. एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि दोनों के बीच में फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। पहला, फॉर्मल वर्कर कौन होता है और इनफॉर्मल वर्कर कौन होता है। हालांकि ऊपर भी आपको पता ही चले, कुछ डिफरेंसेस मैंने बताए, उनको सारों को यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर दिया। पहला, फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये ऊपर भी देखा था हमने, फॉर्मल सेक्टर, जो फॉर्मल वर्कर होते हैं वो किस में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कौन, जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं, उन्हें सारे क्या मिलते हैं,
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड। मैटरनिटी बेनिफिट क्या होते हैं भाई? रुको रुको, रेज योर हैंड। शायद कभी तो चर्चा हुई थी इसके, एक्स्ट्रा एक और भी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो कोई तो पीछे बोल रहा है, वर्मा जी बोल रहे हैं। कौन कौन बता रहा है? चलो त्यागी जी आप बताओ। उसे लीव मिलेगी, जैसे मान लिया 6 महीने की लीव मिल गई, पेड लीव मिल गई 6 महीने की, है ना। मतलब ये रहता, ऐसा रहता है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, शायद मैंने पहले ही बताया था आपको, एक तो मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं और एक पैटर्निटी बेनिफिट्स होते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स तो मिलते किसको? फीमेल मेंबर्स को, और जो फीमेल एम्प्लॉइज होती है। और जो पैटर्निटी बेनिफिट होते हैं वो आजकल किसको, मतलब आजकल का कॉन्सेप्ट है पैटर्निटी बेनिफिट्स, वो किसको भी मिलते हैं? जो मेल मेंबर्स होते हैं, जो मेल एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली जो कोई फीमेल मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन भी कौन सा होना चाहिए? वो फॉर्मल, कौन सा होना चाहिए? फॉर्मल में मिलती है। तो उन्हें अपनी टेक केयर करने के लिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या मिलती है? अराउंड 6 मंथ की क्या मिलती है? लीव मिलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जहां तक मेरे को याद है 6 महीने की क्या मिलती है? लीव मिलती है। 3 महीने की तो पक्का पक्का मिलती मिलती है, ठीक है ना। ज्यादातर मेरे को याद आ रहा है 6 महीने की मिलती है, पेड लीव होती है, पेड लीव, ठीक है ना। तो ये किसको बेनिफिट दिया गया बच्चों? फीमेल एम्प्लॉइज को, है ना। इसमें से कुछ ऐसा रहता है कि कुछ तो प्रेगनेंसी से पहले और कुछ प्रेगनेंसी के बाद, ऐसा नहीं कि सारी की सारी एक बाद एक साथ ही ऐसे ले ली, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉपर की शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, है ना। और तो बाद में जो दिक्कत आती है, तो कुछ पीरियड तो उसको कवर किया गया था और एक उसके बाद, डिलीवरी के बाद, ठीक है ना, एक चीज। अच्छा, इसी दौरान पैटर्निटी लीव भी मिलती है, किसको? वो मेल मेंबर को मिलती है उसके ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो अपनी वाइफ की क्या कर सके? टेक केयर कर सके। उसको इतना ऐसा नहीं मिलती, इतना ज्यादा नहीं मिलती, 6 महीने की, आई थिंक 1 या 2 महीने की मिलती है, जितना मेरे को याद आ रहा है, ठीक है ना, वो एंड टाइम पे। तो ये चीज है बच्चों। लेकिन ये जो बेनिफिट है, ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? माने अगर तुम्हारे यहाँ पे, लेट सपोज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जो जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, आपके पापा वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वो शायद इनफॉर्मल में आते होंगे। किस में आते होंगे? ऐसा कॉन्सेप्ट कभी आपने अपने यहाँ पे सुना है कि तुम्हारे पापा ने बोला, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना, तेरे को पैटर्निटी लीव मिल रही है ना? नहीं होगा ना ऐसा। हाँ, इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता कि 6 महीने जा तू अब मजा कर, पैसे तेरे खाते में पहुंचते रहेंगे, तू क्या कर? टेक केयर कर अपनी वाइफ की, ठीक है ना। मेल मेंबर वैसे बोल रहे हैं, इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। ये कहाँ पे मिलते हैं बेनिफिट? फॉर्मल में मिलते हैं। और इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं? दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इनफॉर्मल वर्कर किसके हकदार नहीं होते? सोशल सिक्योरिटी। अपनी मर्जी से दे दो तुम, लेकिन इनका कोई राइट नहीं होता, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके इनके लिए भी क्या कर रही है? कुछ कानून लेके आ रही है, कुछ लॉ लेके आ रही है, ताकि इनका भी क्या हो सके? बेनिफिट हो सके और इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। जो फॉर्मल वर्कर होते हैं ना, वो क्या बना सकते हैं? ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, जहाँ पे सारे जो वर्कर्स है वो अपने एक हेड को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे कि भाई ये हमारा हेड है। अभी क्या होगा कि जो भी बातचीत होगी या हमारे जितने भी वेलफेयर की बातें होगी, चीजें होगी, वो इनके साथ क्या होगा? डिस्कशन में चीजें आएगी, और हम अपने जो पॉइंटर्स है वो क्या करा सकते हैं? रिजोल्व करा सकते हैं, है ना। ये नहीं, ये क्या नहीं बना सकते बच्चों? ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। कौन? इनफॉर्मल सेक्टर में जो कौन होते हैं? जो एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, लीगली कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। इनफॉर्मल ग्रुप्स बना सकते, क्या बना सकते हैं? इनफॉर्मल ग्रुप्स बना सकते हैं। वो भी बनाएंगे ना, इनफॉर्मल ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पे भी हमें लगता है ना कि हमारे 5 एम्प्लॉय इकट्ठा होकर के थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं, तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है हमें। समझ में आ रही है बात? कि अब कल से ये जो बगावत करनी है, बाहर ही करना बगावत, ठीक है। तो वैसा नेक्स्ट है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। ये क्या बात हुई? ऊपर वाला पॉइंट क्या कर रहा है? तो रिपीट कर रहा है, हल्का सा डिफरेंस है, सुनो। वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है किसके थ्रू? लेबर लॉ के थ्रू, अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। माने इन्हें तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इन्हें निकालोगे तो क्या देना पड़ेगा? रिट्रेंच करोगे इन्हें। अगर रिट्रेंचमेंट होता है, रिट्रेंचमेंट होता है जबरदस्ती निकालना।
अगर जबरदस्ती ने निकालोगे ऑर्गेनाइजेशन में तो इन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अगर इन्हें कोई इंजरी हो जाएगी, अगर इन्हें कोई इंजरी हो जाएगी, लेट सपोज कुछ हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ हुआ, बॉयलर वगैरह फट गया या कुछ हो गया, तो इनको क्या देना पड़ेगा आपको? मेडिकल क्लेम्स देने पड़ेंगे और कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? वो बोल रहे हैं दे हैव द रिस्क ऑफ, इधर पढ़ रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉ। इनके ऊपर, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे कानून होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर्मल वर्कर्स को बहुत सारे कानून के थ्रू, अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। ऐसे इनकी जॉब नहीं जा सकती, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, लेकिन इनके लिए थोड़ा दिक्कत है। दे हैव द रिस्क ऑफ बीइंग डिसमिस्ड, इनको डर रहता है किस चीज का? कि इनको निकाल दिया जाएगा, इनका डिसमिसल हो जाएगा। ठीक है ना? विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, बिना किसी कॉम्पनसेशन के। ऐसा नहीं मतलब कल चल करके ऐसा बोल दिया जाएगा नहीं आने का है। और काफी हद तक तो आजकल तो किस में ही हो रहा है, इनफॉर्मल में तो तुम जान दो, इनफॉर्मल की तो बात की बात है, फॉर्मल में ही ऐसा हो रहा है। इंसान आज अच्छे से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, सारे प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, रात में एक मेल आती है, सुबह उठ के मेल देखता है यू आर फायर्ड। ठीक है ना? कल को अपना मतलब सीधा मेल आ रही है भाई, सीधा मेल आ रही है कि जितनी भी एसेट तुम्हारे पास है वो सब जमा करा देना। ठीक है ना? जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बाकी दूसरे जो लोग हैं, क्योंकि आईटी में बहुत ज्यादा ले ऑफ चल रहा है, तो बस सीधा मेल आ रही है कि जितने भी तुम्हारे पास रिसोर्स है, जितने भी असेट्स है, वो सीधा इस एड्रेस पे जमा करा देना। बाकी ये लिंक हमने भेज दिया, ये सारी तुम्हारे उसकी प्रोसीडिंग्स है कि यहाँ पे तुम फ्री हो जाओगे, बात खत्म। ठीक है ना? कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं, कुछ नहीं, सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब फॉर्मल में ही इस कदर से ये रवैया है, तो तुम्हें क्या लगता है इनफॉर्मल वालों के साथ तो बहुत प्यार से पेश आते होंगे? नहीं, इनके लिए तो कोई कानून भी नहीं, उनके लिए तो कानून है तब भी उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, इनके लिए तो कोई कानून है ही नहीं है, तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा रिस्क है। तो कह रहे कि इनको डर रहता है कि हमें निकाल दिया जाएगा, और चलो निकाला तो ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा है, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा कॉम्पनसेशन दे दो, जब तक अगली जॉब नहीं मिलती हमें, कहीं पे काम नहीं करते हम, वो भी नहीं मिलता है इधर। दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड, इनफॉर्मल वर्कर को जब हायर किया जाता है जब मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, तुम खुद ही देख लो ना। तुम्हारे पापा लोग बंदों को, एक्स्ट्रा बंदों को कब हायर करते हैं? जब सीजन होता है, जब मार्केट में डिमांड होती है। ठीक है ना? जब तो अगर पागल भी होगा ना, जब तो अगर पागल भी होगा, उसको अकल भी नहीं होगी कुछ, है ना, तब भी बुलाएंगे, एटलीस्ट कुछ कुछ तो हेल्प कराएगा, कुछ तो हेल्प कराएगा। और लेकिन जब मार्केट सेंटिमेंट क्या नहीं होते, अच्छे नहीं होते, माने मार्केट में डिमांड नहीं होती, सीजन नहीं होता, मार्केट डिप्रेशन में चल रही है, रिसेशन में चल रही है, तो उस केस में जो होशियार से होशियार बंदा होता है ना, उसमें भी 10 कमी बताते हैं, तेरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरे को अकल नहीं है, चाहे भले वो होशियार हो। ठीक है ना? तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे कि दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड, जब मार्केट सेंटिमेंट अच्छे होते हैं तो तब तो इन्हें हायर किया जाता है। एंड फायर्ड व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, और निकाल दिया जाता है कब? जब क्या होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन रहता है, माने मार्केट में रिसेशन रहती है या डिप्रेशन। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों, दे अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर के जो बंदे होते हैं वो किससे ज्यादा कमाते हैं? इनफॉर्मल वालों से ज्यादा कमाते हैं। ये क्या कमाते हैं? कम कमाते हैं किससे? फॉर्मल से। 5 डिफरेंस क्या क्या हुए? ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं? इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, इन्हें नहीं मिलते। ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। इन इनका प्रोटेक्शन होता है बहुत सारे कानून के थ्रू, इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। और लास्ट, ये ज्यादा कमाते हैं और ये कम कमाते हैं। नोट में देखो, नोट क्या है बच्चों। वी कैन से दैट फॉर्मल वर्कर्स आर रेगुलर वर्कर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं ना, जो फॉर्मल वर्कर होते हैं, जो फॉर्मल वर्कर होते हैं, वो रेगुलर वर्कर होते हैं। क्या होते हैं? और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फॉर्मल में काम करने वाले जो कैजुअल होते हैं ना, वो भी अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, वो भी क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। मुकेश अंबानी से आवाज कोई ना लगाए, ओ भाई 5 बंदों की जरूरत है, भेजना किसी को, 5 को भेजना, कल बोलेगा कल 8 को, 8 की जरूरत है, तो ऐसे आवाज लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। उनके कैजुअल भी क्या है? परमानेंट है। तो हम ये कह सकते हैं, जरूरी कुछ नहीं है, कह सकते हैं हम कि जो फॉर्मल वर्कर है वो अक्सर कैसे होते हैं? रेगुलर वर्कर होते हैं। कैसे होते हैं? while informal workers are like casual wage worker। ये तो कैजुअल वेज वर्कर की जैसे, तो भले ही परमानेंट है लेकिन है कैसे ही, क्योंकि क्या ठिकाना, क्या ठिकाना आज है कल नहीं है।
आज मार्केट की सेंटीमेंट अच्छी है, मार्केट बिजनेसमैन के फेवर में है, तो बंदे ने हायर करके रखे है। कल चल के जैसे तुम्हारा काम निकल जाएगा, सीजन निकल जाएगा, ये सच्चाई है, तुम्हारा सीजन निकल जाएगा, तुम अपने वर्कर्स को परेशान करना शुरू कर दोगे और माहौल ऐसा बनाओगे ताकि वो खुद ही छोड़ के चला जाए, क्योंकि तुम्हें तो भारी दिख रहा है ना वो। जब सीजन था, जब तो तुम्हें 10 बंदे भी कम लग रहे थे, 9 बंदे भी तुम्हें कम लग रहे थे, समझ में आ रही है बात। और जब सीजन चला गया, वो एक भी बैठा हो तुम्हें फालतू दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है शाम को से रोज टीज कर रहे हो तुम उसे, चढ़ गई बेटा आज तो फ्री की, आज तो कुछ किया नहीं, ठीक है ना, कुछ करके तो खाया नहीं, बढ़िया। अब मान लिया तुम्हारे सामने से में 9 बंदे बैठे, तुम्हें देख के वैसे ही किलस उठेगी, माने एक के आप 400-500 रुपए दिन के जाते हैं, हो गए 5,000, हो गए आज तो चले गए 5,000, काम तो कुछ हुआ नहीं, धंधा ही नहीं हुआ, 5,000 का तो धंधा ही नहीं बना। तो इस केस में क्या होता है, ये फोर्सफुल निकाल भी देते हैं। तो दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में जो बंदे होते हैं काम करने वाले, वो अक्सर कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं, और जो इनफॉर्मल में होते हैं उनको क्या ही मान के चलो आप, हाँ, कैजुअल वेज वर्कर ही मान के चलो। क्या मान के चलो? कैजुअल वेज वर्कर, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है। आगे देखो, इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन एंड पॉवर्टी। अब इसी पे वो सवाल पूछ लेगा तुम्हारे से, ये स्टेटमेंट लिखेगा, इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन एंड पॉवर्टी, फुल स्टॉप, कमेंट, 4 नंबर। मुझे तो ये बता दो क्या लिखोगे तुम, अब मेरे से लड़ने तो मत आना कि बस यही क्वेश्चन लिखा है था, आंसर तो लिखा है नहीं था, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर दो क्या लिखोगे 4 नंबर में। पहले तो इनफॉर्मलाइजेशन बताओगे क्या होता है, फिर क्या बताओगे, कैजुअलाइजेशन बताओगे क्या होता है, और इनने क्या बोला, इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन, और फिर क्या बोलोगे, हाँ हम इस बात से सहमत है, एग्री करते हैं, वी डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट सिंस, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले होते हैं, ऊपर लिखा है वो क्या ही होते हैं, कैजुअल होते हैं। जो फॉर्मल में काम करने वाले होते हैं वो रेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? और ज्यादा रिस्क रहता है, अगर इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो रिस्क है कि कैजुअलाइजेशन भी होगा, क्योंकि कोई ठिकाना, जहां पे तुम 6 लाख एम्प्लॉय थे, जहां पे काम कर रहे थे, वहां से साला सीधा कहां पे लाके पटका, जहां पे 9 या उससे कम लोग काम कर रहे हैं। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस ऑर्गेनाइजेशन में 6 लाख लोग काम कर रहे हैं और सीधा उधर से उठा के पटका किधर, जिसमें 10 से कम काम कर रहे हैं, 9 या 9 से कम, 9 तो अपर लिमिट है, जरूरी कोई ना 9 ही काम कर रहे होंगे इनफॉर्मल में, ऐसे भी तो होंगे 1 या 2 3 काम कर रहे होंगे। सीधा 6 लाख वाले ऑर्गेनाइजेशन से कहां लाके पटका, यहाँ पे 3 4 5 लोग काम कर रहे हैं। तो बताओ इस चीज की क्या गारंटी है कि अगले दिन तुम बेरोजगार होगे या तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी? बताओ, कोई गारंटी है कि नहीं करनी पड़ेगी? बोलो ना, कोई गारंटी है क्या कि नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी? भाई प्योर प्योर गारंटी है, क्योंकि तुम इतने जब वहां से जाके कितने पायदान नीचे आए, कल चल के यहाँ तो गैप ही बहुत कम है, और वहां तो लॉ भी थे, वहां तो क्या भी थे, तुम्हें बचाने वाले। यहाँ पे तो कोई लॉ भी नहीं है जो तुम्हें कोई कानून बचा देगा, समझा ना। तो इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कैजुअलाइजेशन। और जब इंसान किसकी गिरफ्त में आता है, मतलब वो कैजुअलाइजेशन से होकर के गुजरता है और कैजुअल वर्कर बनता है, तो फिर गरीबी में आने में देर नहीं लगती, क्योंकि खर्चे तो अब चौक तो पाले कौन से वाले, फॉर्मल वाले, क्योंकि आज तक तो किसमें काम किया, और आज काम क्या करना पड़ रहा है ना। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, अपने आप को कैसे संभालेगा। यहाँ पे खर्चे तो तभी तो है ना कि एक मिनिमलिस्टिक लाइफ इंसान जीता है, तो बाद में अगर कुछ भी हो तो दर्द नहीं होता, लेकिन पहले तो अय्याशी की, और अब करना पड़ गया क्या, कैजुअल वाला काम। तो अब कैसे संभालेगा इंसान अपने आप को? खर्चे तो बराबर वही है, क्योंकि लत तो लगी हुई है ना उल्टी सीधी खर्च करने की पैसा, और पैसा आ कहीं से रहा नहीं है, तो फिर गरीबी आने में देर नहीं लगती, ठीक है ना। आगे, मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ये समझा सकते हो आप? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो कैसी इकोनॉमी होती है? मार्केट इकोनॉमी तो बोलते से, अरे कई कई बार पढ़ाया है, 11th में भी पढ़ाया है, इसी में इंडियन में भी रिपीट में भी पढ़ाया है, हालांकि वो इस यहाँ का पार्ट नहीं था। 3 टाइप की इकोनॉमी पढ़ाई थी आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी किसे बोलते हैं?
जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जहां पे किसकी चलती है, प्राइवेट पार्टी की चलती है। किसकी चलती है? वो काम किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? सारे रिसोर्सेज किसके पास होते हैं? प्राइवेट पार्टी के पास। किसके पास? प्राइवेट। तो कह रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड। जितना ज्यादा मार्केट इकोनॉमी होगी, मतलब ये मार्केट इकोनॉमी की, मार्केट इकोनॉमी तो मार्केट इकोनॉमी होती है, लेकिन उसमें एक और वर्ड ऐड कर देता हूं, मार्केट इकोनॉमी में इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनफॉर्मलाइजेशन। बताओ तुम एग्री करते हो या नहीं करते हो? कैसे? चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो वेरी गुड, वो चाहेंगे कि किसी तरीके से हमें जो लेबर लॉ है उनसे हम बचे, या बाकी के जो फालतू के जो चक्कर है, जो कानून है, वो हमारे ऊपर ना लगे। ठीक है ना? माने एक ही एंटिटी है, एक एंटिटी में 20 वर्कर है। कितने वर्कर है? 20-25 वर्कर है। अब इंसान दिमाग ही लगाएगा, साला यार तो झंझट बढ़ गया। जिंदगी जब भी आसान थी कि जब 8 बंदे थे, अब तो ये तो इतनी सारी चीजें मैनेज करो, बोनस दो, पीएफ का हिसाब रखो, और ग्रेचुटी की बात करो। ये अगर हम इन्हें निकालेंगे जबरदस्ती, तो ये तो हमारे ऊपर अब केस कर देंगे। इन्हें कॉम्पनसेशन दो, है ना? 70 चीजें राइज हो गई, मतलब दिमाग खराब हो गया। ये तो यार अच्छा बिजनेस बढ़ाया हमने, बिजनेस बढ़ाया तो ये तो चीजें और ज्यादा क्या हो गई, टेंशन और ज्यादा हो गई। एक तरीका है, एक तरीका है, दो ये एंटिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो फर्म बना दो। क्या बना दो? फर्म है हमारी, बना दी कितनी फर्म? काम ऐसे ही चलेगा, सब कुछ चलेगा, ऑन पेपर दो फर्म बना दी। क्या हो गया? फॉर्मल सेक्टर से क्या हो गया? इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। कर लो बात, क्या करो? ठीक है ना? अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी होगी तो सब अपने प्रॉफिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कि मार्केट इकोनॉमी में तो जो बंदा होता है वो किसकी ही बात करता है? प्रॉफिट कमाने की बात करता है। तो उसका मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो उस केस में, उस केस में देखो ना आप, उस केस में वो बोल रहे हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा। दोनों क्योंकि पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी मार्केट इकोनॉमी की, उतना ज्यादा इनफॉर्मलाइजेशन होगा, बिकॉज वो तो हमेशा बचना ही चाहेंगे ना फालतू के झंझट से। समझ में आती है बात? और क्या बता सकते हो इसके बारे में? बस इतना ही? कुछ और भी बता सकते हो? सोचो कि मार्केट इकोनॉमी और इनफॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है, मतलब दोनों पॉजिटिवली रिलेट कैसे करते हैं। खाली ये कोई ना होगा कि हम एंटिटी को दो ही पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और भी तो रीजन हो सकते हैं। प्राइवेट पार्ट, मार्केट इकोनॉमी के अंदर कौन होती है? प्राइवेट पार्टी। वो किस लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए काम करती है। वो क्या कर देंगे? आउटसोर्सिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, एक ये रीजन भी हो सकता है। दूसरा जो मैं बोल रहा था उसे कंप्लीट करता हूँ, कि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और प्रॉफिट के लिए जब काम करते हैं, तो प्रॉफिट जब आएगा जब सैलरी ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? कम जाएगी। और साथ में क्या है? कॉम्बिनेशन बना है मार्केट इकोनॉमी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। किसका बना है? समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? अभी मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको उस ट्रैक पे लेके आना चाहता हूं। कॉम्बिनेशन बना है मार्केट इकोनॉमी में किसका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। वो तो सैलरी कम देना चाह रहा है एम्प्लॉयर, तो फॉर्मल सेक्टर में अगला ज्यादा लेना चाह रहा है, और मार्केट में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। बाहर तुम्हारे दरवाजे के बाहर और 20 बंदे खड़े, जी हमें दे दो जॉब। ये सैलरी की हाइक की बात कर रहा है। बेटा तू सैलरी की हाइक तो छोड़ ही दे, तू अपनी जॉब भी बचा के रख ले, तो ही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये कह रहे नहीं नहीं, मेरे को तो क्या करनी है, सैलरी बढ़ानी, बहुत टाइम से ना क्या हुआ ना, मैं अब इतनी सैलरी पे काम नहीं कर सकता, शादी हो गई, बच्चे हो गए, महंगाई है, 70 चीजें गिना दी। तो ठीक है ना, हम नहीं कर सकते तेरी ये ख्वाहिश पूरी सारी।
एक बार दरवाजा तो खोल के देख। बिल्कुल। हम एक आवाज लगाएंगे, तेरे को कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं ना तेरे को? तेरे को 4 मिल रहे हैं ना? हमने 2.5 की आवाज लगाई, 2 की आवाज लगाई, पीछे से बोल रहा साहब एक बार बुला तो लो, पीछे से मेरे को आगे 1.5 में भी करने के लिए तैयार। भाई काम ही नहीं है लोगों के पास, काम ही नहीं है। हाँ बोलो। अब इसका तो काम चल नहीं रहा है। अब ये अच्छी सैलरी की सर्च में किस में आएगा? इनफॉर्मल में आएगा। किस में आएगा? इनफॉर्मल में आएगा। सोचेगा कि वहां पे कुछ तो क्या करूंगा, कुछ तो और स्ट्रगल करूंगा, लेकिन आया तो था। वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जरूरी कोई ना होता है कि इंसान जो जिंदगी में चाहे वो सब मिल जाए। चाहत तो बहुत होती है, लेकिन चाहत के साथ वो रिस्क भी तो आया। समझ में आ रही है ना बात? तो वो चीज है। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है, तो इनकी वजह से भी क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन होता है। और ये सारे जो फैक्टर्स है वो मार्केट इकोनॉमी में लगते हैं। किसमें लगते हैं? मार्केट इकोनॉमी। वो क्यों लगते हैं? बिकॉज वो तो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, है ना? मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये जो ये चारों के चार नोट्स है, मेरे को बाद में मेरे से लड़ने मत आना कि क्वेश्चन ही लिखवाए थे, आंसर तो थे नहीं इनके। कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ही एनालिसिस वाले हैं। कौन से वाले हैं? अब ऐसा नहीं कि मैं इनको कोई यहाँ पे एक आंसर फ्रेम करके तुम्हें लिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाए है। और सीबीएसई के एग्जाम में एनालिसिस वाले क्वेश्चन का एक कोटा रहता है, 35 to 40% एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, कि जहाँ पे आपको चीजों को एनालाइज करके क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना? कभी बाद में मेरे को ये बोलो क्वेश्चन लिखा था, आंसर तो था ही नहीं इनका, तुम्हारे नोट्स में जो लिखा था वही क्वेश्चन की लाइन बन गई, अब आंसर क्या लिखिए इसका। ठीक है? दैट्स वाई, इसलिए बता रहा हूं। अभी बोलो इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है? कैजुअलाइजेशन लिख दोगे। मार्केट इकोनॉमी और इनफॉर्मलाइजेशन क्या करता है? रिलेट करता है। इनवर्सली इनवर्सली रिलेट करता है, पॉजिटिवली रिलेट करता है। पॉजिटिवली। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी मार्केट इकोनॉमी की, उतना ज्यादा क्या होगा? इनफॉर्मलाइजेशन होगा। उसके मैंने अलग अलग ढंग से आपको रीजन बताए जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है ना? अब नोटिंग करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कम्स टू merely 6% ऑफ द टोटल। देखो इधर क्या बोल रहा है, आज के दौर में भारत में फॉर्मल सेक्टर में मात्र कितनी परसेंट जॉब है? 94% जनता किसमें काम कर रही है? जहां पे उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई लॉ नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, हालत बहुत बढ़िया है? बहुत खराब है, बहुत हालत खराब है। कह रहे कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो वर्किंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, 6% ही ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। बाकी देख लो ना, ज्यादातर किस में काम करते हैं? तुम ठीक है, हम भी तो भारत में रहते हैं। भारत के एक हिस्से में, भारत के एक हिस्से में एक क्लास है। चलो, कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा बहुत तो रिप्रेजेंट करते होंगे, थोड़ा बहुत तो रिप्रेजेंट करते होंगे कहीं तो। मैं क्लास में ही पूछ लेता हूँ, कितने लोग, हालांकि मैं पूछ चुका हूँ अभी, मैंने आपको पूछा भी था, ज्यादातर बच्चे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? रेज योर हैंड कि कितनों के यहाँ पे ये तो समझ में आ चुका कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। जितने भी आप यहाँ पे बैठे हो, कितनों के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल सेक्टर में आते हैं? एक भी हाथ नहीं उठा अभी तक। छोड़ो, ये छोड़ो, क्लास को छोड़ो, बुढ़ाना की बात कर ले। पूरे बुढ़ाना में कितनी पार्टीज ऐसी होगी कि जिनके यहाँ पे 10 या 10 से बंदे ज्यादा काम कर रहे होंगे? होंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, होंगे, है। बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। वो भी जिनकी फैक्ट्री आरा मशीन वगैरह चल रही है, फैक्ट्री लगा रखी है जिन्होंने, जिनका कोई तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग वालों के बंदे, ट्रेडिंग वालों के यहाँ तो 5 6 7 इसमें ही एंड हो जाता है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रेडिंग हो किसकी रही है? और तुम्हें क्या लगता है, क्या भारत के अंदर ये हमारा जो टाउन है, यही मतलब निराला कुछ अलग तो कुछ अलग है, या इसके जैसे, या तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत हालत क्या है? खराब है। तो ये नंबर तुम्हें लगता है सही लगता है कि नहीं लगता है?
कि 90% से ज्यादा जनता, 94% जनता तो किस में लगी हुई है भाई? इनफॉर्मल। तो सारी बात छोड़ो ना, एग्रीकल्चर किस में आती है? इनफॉर्मल में आती है। इनफॉर्मल में आती है, और इसी चैप्टर में तो पढ़ा एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हुए हैं। ये रहा, कल कल ही तो पढ़ा है मैंने आपको, ये रहा, प्राइमरी सेक्टर में 44.6% लोग लगे हुए। आधे तो जनता यहीं पे कवर हो गई। हाँ बोलो ना। तो ये दिक्कत है, कह रहे कि इनफॉर्मल वर्क, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में 94% जनता क्या कर रही है? काम कर रही है। बाकी फॉर्मल में तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 6% लोग काम कर रहे हैं। ऑफ द वर्कफोर्स कंटिन्यू टू बी इनफॉर्मल। 6% फॉर्मल, बाकी 94% क्या है? इनफॉर्मल है। आगे पढ़ दो वंश, इसके आगे। दिस पॉइंट्स टू बी, नहीं मिला अभी तक? रुको, एक बार वापस से पढ़ो। दिस पॉइंट uncertainties of the market economy. This points to be growing vulnerability of the workforce to uncertainties of the market economy. बहुत हार्ड। हाँ जी, अद्विका बताओगे क्या लिखा है? 6% जनता फॉर्मल में काम करती है, बाकी की 94% जनता तो इनफॉर्मल में ही है। कर तो दिया, एक आपकी सर्वे करवा तो दिया, इधर का कर लो, तो ऐसे ही मुजफ्फरनगर का कर लो, मेरठ जिले का कर लो, वही मिलेगी, कुछ गिनी चुनी पार्टीज मिलेगी जिनके यहाँ पे 10 से 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। वो भी ज्यादातर वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में, वो ही, या ट्रेडर है तो फिर ट्रेडर बड़े लेवल का ट्रेडर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये अब बताओ दिस पॉइंट से लेकर के ये जो चीज लिखी हुई है, ये किसकी ओर इशारा करती है? अब बोलो, शुरू कर दो बात। दिस पॉइंट्स टू बी ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस। हाँ जी, ऑफ द वर्कफोर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। अच्छे से पूरा स्टेटमेंट बोलो, बाकी सब भी ध्यान रखना, किससे पूछ सकते हैं। ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स है, ये बहुत चौंकाने वाले हैं, और ये आपको डराने वाले नंबर है। और ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कि आने वाला टाइम और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला नहीं है, और ज्यादा वल्नरेबल होने वाला है। ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी, कि ये वीकनेस जो है, ये आगे आने वाले टाइम में, ये हालत जो बद है ना, ये बद से बदतर होगी। ऑफ द वर्कफोर्स, किसके लिए? वर्कफोर्स, जहां पे वो बहुत ज्यादा रिस्क पे है। किस पे है? मतलब रिस्क पे कैसे? अब गई, अब गई, अब गई बेटा, कल साथ वाला बोल रहा है आज शाम तक आ जाएगी मेल। नहीं, तुम क्या सोचे रहे? खाली दिमाग में तो फिर कुछ भी आता है। हाँ जी, जॉब अब गई, आज शाम में आ जाएगी मेल। बिल्कुल, अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। किसकी? दिस पॉइंट्स टू बी ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स, कि जहां पे हमारी वर्कफोर्स क्या हो रही है, बहुत एक मार्जिन पे है। किस पे है? मार्जिन पे है। टू अनसर्टेनिटीज, किसके मार्जिन पे है? टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है? अनसर्टेनिटीज है, और इन सारी चीजों ने हमारी वर्कफोर्स को एक मार्जिन पे लाके खड़ा कर दिया। किस पे लाके खड़ा कर दिया? और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन धीरे धीरे, ये जो मार्जिन है ना, देखो मार्जिन इधर, ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन वर्कफोर्स को इधर लाके खड़ा कर दिया। और कब नहीं पता ये मार्जिन क्या हो जाए, कम हो जाए, और तुम इधर सिस्टम से बाहर ही निकल जाओ। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसा। हाँ जी, तुम्हें समझा? 6% जनता इनफॉर्मल में काम कर रही है, कोई ठिकाना नहीं है कि कल 6% में रहो। सॉरी, 6% फॉर्मल में है, 94% किसमें? इनफॉर्मल में है।
कोई ठिकाना नहीं है कि 6% फॉर्मल भी कब किस में कन्वर्ट हो जाए, इनफॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मार्जिन पे है, क्योंकि यार तुम तो देखो कहाँ 6% हो, कहाँ 94%, बहुत ज्यादा गैप है ना। ऐसा नहीं कि 10-20% का गैप है, मार्जिन पे खड़े हैं लोग। ठीक है, तो वैसा। अच्छा एक बात बताओ, 94% जनता इनफॉर्मल में है, किस में है? तो तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती? इंपॉर्टेंस क्या होगी? हद कर दी आपने भाई। इनफॉर्मल सेक्टर में 94% जनता लगी हुई है, तो इनके कुछ मायने नहीं रहते। कोई कोई मायने नहीं है इनकी सरकार की नजरों में। मतलब पूछ रहे हैं आपसे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जहां पे आपके यहाँ पहली बात तो काम ही करने वाले 35 लोग हैं, उन 35 में से भी 94% ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनके लिए कोई कानून। तो कब समझेगी भाई गवर्नमेंट? यही टॉपिक है, रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। कह रहे यार क्या, हाउ कैन यू लीव देम? कैसे छोड़ सकते हो आप उन्हें? आइसोलेशन में कैसे छोड़ सकते हो? 94% जनता इनफॉर्मल में काम कर रही है, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वो, अपनी उनकी कोई मर्जी नहीं है। जो कुछ है किसके लिए? फॉर्मल के लिए। भाई इनकी इंपॉर्टेंस भी तो समझो, क्योंकि वर्कफोर्स तो किसने ही अवेलेबल कराई है? इनफॉर्मल सेक्टर ने। यही इकोनॉमी को संभाल के रखे है, और इनके लिए कुछ नहीं है। तो कह रहे समझो, इनकी इज्जत करो, कद्र करो। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, गवर्नमेंट ने की है, थोड़ी इज्जत की है इनकी। ठीक है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ इनके लिए क्या किए, डेवलपमेंट्स किए हैं, जहां पे इनको भी इन सिस्टम रखा, इनको भी कंसिडर करने की बात की गई। देखते हैं। कह रहे सिंस द लेट 1970s मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, आज तो इमर्जिंग है खैर हम, कह रहे कि 1970s के बाद में, ठीक है ना, या उसके लास्ट में और उसके बाद में, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इन्होंने किस पे ध्यान देना चालू किया? कौन से वर्कर पे? इनफॉर्मल सेक्टर पे और इनफॉर्मल वर्कर्स पे ध्यान देना चालू किया है। एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्या नहीं हो रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था। ज्यादातर लोग किसमें ही थे? इनफॉर्मल में थे। फॉर्मल में ग्रो नहीं हो रहा था, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है, वो डर वाली बात है, रिस्क वाली बात है। वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम। जो वर्कर्स थे या जो एंटरप्राइजेस थे, एंटरप्राइज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थे इनफॉर्मल सेक्टर के, उन्हें क्या नहीं मिलती थी बच्चों? रेगुलर इनकम। नमन भैया वर्कर को इनकम रेगुलर नहीं मिलती तो समझ में आती है, एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है कि एंटरप्राइजेस को रेगुलर इनकम नहीं मिल रही? अरे जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी कानून ऐसे नहीं है कि अगर किसी ने उनका पैसा डुबोया तो वो कहीं पे तो जाके रोक सकते अपना दुखड़ा। ठीक है ना, ये तो भला हो, आज मानने अगर कोई किसी का पैसा डुबाता है तो आज भारत के अंदर क्या है? आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है ना, तो 1 लाख से ज्यादा अगर आपने पैसा डुबोया तो आप क्या कर सकते हो? सामने वाले के खिलाफ क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो, पैसा देगा आपका वो वापस। पहले दरअसल ये 1 लाख की लिमिट भी अभी करी इन्होंने, बढ़ाई से, पहले तो लिमिट बहुत कम थी। आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1,000 शायद। अगर किसी ने 1,000 रुपए भी डुबोया ना तुम्हारे, तो इधर कंप्लेन कर सकते हो। अभी वो केस ज्यादा जाने लगे ना, तो दैट्स वाई लिमिट को बढ़ा दिया। ठीक है ना, जो कंपनीज थी, कंपनीज के लिए थी लिमिट 1 लाख, अब उसे बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी। तो कह रहे कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है और जो इनफॉर्मल वर्कर है, रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी, कोई कानून वगैरह नहीं थे। दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनके लिए कोई कानून नहीं थे, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता था इन्हें। ठीक है ना, वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। ये ऊपर भी देखा था हमने, वर्कर्स को बिना कॉम्पनसेशन के ही क्या कर दिया जाता था? उनका डिसमिसल कर दिया जाता था या रिट्रेंच कर दिया जाता था उन्हें, जबरदस्ती धक्के मार के बाहर निकालना, किक आउट करना। ठीक है ना, the technology used in the informal sector enterprises is outdated। informal sector में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो कैसी थी? आउटडेटेड थी। तो ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ध्यान देना चालू किया,
बोला तो एग्जाम्पल दे तो रहा हूं आपको, इधर नहीं लिखा। आईबीसी लेके आया, क्या लेके आया? आईबीसी 2016 लेके आया। उसके पहले 2006 में एमएसएमईडी लेके आया, क्या लेके आया? एमएसएमईडी एक्ट, सारे बच्चों को पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो वो किन के लिए था? वो सभी नहीं के लिए तो था, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। तो कह रहे कि पहले क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज हो रही थी इनमें। दे आल्सो डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट, ये क्या नहीं करते थे? कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे। वर्कर्स, कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी इनको। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव इन स्लम्स एंड आर स्क्वेटर्स। वो कह रहे कि वर्कर्स कहाँ पे रहते थे? स्लम्स में। एंड आर स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है? ये लास्ट में जो लिखा है, हाँ जी, पहले भी, तो फिर क्या होता है? हाँ जी, फ्लैट। फ्लैट, देखो, अरे देखो तो क्या लिखा है, तुम उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही देख रहे हो। बिल्कुल, वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव इन स्लम्स एंड आर स्क्वेटर्स, है ना? वो झुग्गी झोपड़ियों में कौन रहते थे? वर्कर्स। किसके? कौन से? जो इनफॉर्मल में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, वो तुम हंस इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने ऑपोजिट बोला बिल्कुल एकदम। ठीक है ना? हाँ जी, तो स्लम्स वगैरह में रहते थे। विद द एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसके एफर्ट की वजह से? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, उसके एफर्ट की वजह से द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली क्या करता है, किसके प्रोडक्शन की बात करता है, किसके एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करने की बात करता है? लेबर के। तो इसके एफर्ट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, हैज इनिशिएटेड, उन्होंने शुरुआत की किसकी? द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पे इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उनको क्या करेंगे? हम मॉडर्नाइज करेंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, और उसके लिए भी हम क्या करेंगे? काम करेंगे। बहुत ज्यादा अप टू द मार्क काम नहीं हुए, लेकिन हाँ है, ये हुआ कि शुरुआत हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईबीसी 2016 लेके आया, उनके डेवलपमेंट के लिए एमएसएमईडी एक्ट लेके आया 2006। ठीक है ना? वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है, वो अपनी थोड़ी सी क्या कर सकते हैं? वो होता है, लेबर ऑफिस होता है। क्या होता है? आपको लगता होगा कि वो इधर मंडे में छुट्टी क्यों रहती है, ऑफ क्यों रहता है? तुम्हारी वजह से नहीं रहता कि तुम शांति करो, तुम ठंड रखो थोड़ी मंडे में। लेबर के लिए होती है। किसके लिए होती है? लेबर के लिए होती है। अभी क्या है ना, बेसिकली कोई जाकर के 5 4 10 दुकान वाले जो बंदे हैं, जो स्टाफ काम करता है, वो जाकर के मुजफ्फरनगर में से शिकायत कर दे कि जी साहब छुट्टी नहीं कर रहे, मंडे की छुट्टी रहती है। ठीक है ना? उस दिन भी बुला रहे हैं। ठीक है, तो आके अभी ना उसकी विजिट चालू हो जाएगी, इंस्पेक्टर की क्या हो जाएगी? विजिट चालू हो जाएगी, जहाँ पे वो दुकान बंद रखनी होगी। ठीक है ना? तो वैसा, तो इस तरह के कार्यक्रम इनफॉर्मल सेक्टर के लिए किए गए, ताकि इनफॉर्मल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। अब वो गवर्नमेंट ऐसे कह रही है, बताओ, तुमने उसे पेल के रखा है पूरे महीने के महीने, है ना? 7 के 7 दिन, एक दिन तो उसे ऑफ दो भाई। समझा क्या? वैसा। इतनी बात समझ में आती है? नेक्स्ट बच्चों, बात करते किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी बात करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है, आधे बच्चे मेरे पास देखने लगे। वैसे बहुत बुरा टॉपिक है, मतलब प्रैक्टिकली बहुत बुरा है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से सही है। मतलब आसान टॉपिक है, मैंने वैसा बोला, कभी गलत समझो। हाँ जी, नेशनल, लॉन्ग फॉर्म बोल दो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट। एनएसएसओ ने अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्या किया है? डिफाइन किया है। कोई नई बात नहीं है, मैक्रो में भी पढ़े हैं अपन लोग। क्या? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा। इसी सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? NSSO defines unemployment as a situation in which all those who are willing and able to work, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के, ऐसा नहीं नल्ले नहीं होने चाहिए कि काम ही नहीं करना चाहते, फिर तो किस में आ जाएंगे वो? फिर तो किस में आ जाएंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। किस में आ जाएंगे? उनकी बात नहीं कर रहे हैं, काम करने की चाहत है, स्किल्स भी है, लायक भी है, और उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, बट डोंट गेट द वर्क, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल रहा है? काम। बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट को ना हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड
कर सकते हैं। एक तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा बच्चों? जो रूरल एरिया में प्रिवेल करेगा। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरिया में क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। है बताओ कोई बात? चलो जी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भैया हम तो जब से हम तो झेल ही रहे भाई, पूरा 1 साल हो गया, ये बिना फालतू में तो पढ़ रहे सब कुछ हम। हाँ बिल्कुल। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डोमिनेटेड बाय डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट होता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? एक तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये है, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं, प्रिवेल करते हैं? डिसगाइज्ड और सीजनल। तो डिसगाइज्ड देख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको छिपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? और थोड़ा टेक्निकल बोल देता हूँ तो शायद आधे बच्चों को समझेगा नहीं। हिंदी में वो कह रहा हूँ, हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसा समझ में आया ना? उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में बोलता हूँ तो छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है ना? देखने में लग रहा है कि बंदा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। नहीं, देखने में लग रहा है बंदा छिप रहा है, ऐसा नहीं है। देखने में लग रहा है कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम नहीं, लग भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। यही तो होती है छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा मिलता है, एग्रीकल्चर में। क्योंकि एग्रीकल्चर में भाई घर पे अब 4-5 बंदे है, खाली है, स्कूल नहीं जा रहे हैं या छुट्टी पड़ी हुई है, चल भाई कहाँ पे चल, पानी चला के आ। ठीक है ना? अब जो जो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पहले भी कर ही रहा था, अब ये तो है नहीं। अम्मा ने, लेट सपोज आयुष नहीं आया आज, यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा मेरे को एग्रीकल्चर वाला, जिसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाँ जी। वो कह रहा परेशान पे दे दो एग्जाम्पल। चलो सुनो सुनो सुनो, माने अभी क्या हुआ कि वो फादर साहब थे और फादर साहब फार्मिंग करते हैं, और आज बच्चा फ्री है, और बच्चे को फादर साहब ने बोला कि चल भाई आज कहाँ पे चल, पानी चलाने के लिए चल। बिल्कुल। ठीक है ना? अब वो पानी चला के आया। अब वो जो अब वो जो लैंड है जिसपे हमें क्या करनी है, कल्टीवेट करनी है, अपनी जो फार्मिंग करनी है, जो प्रोड्यूस हमें करना है ना, जो हमें हार्वेस्टिंग करनी है। अब लैंड ये कोई ना देखी, ओहो हो आज तो छोटे मालिक आए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़, आज तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ऐसे कोई ना होगा। हाँ जी। ये देखो कहाँ दिमाग लगा रहा है। हाँ जी, छोटे मालिक आए आज तो, क्यों बॉस, आज तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है ना? अब बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इधर देख लो। इसके बाद ना तुम्हें फिर कॉन्सेप्ट आउट ऑफ बॉक्स समझ में आता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। ये कैसी सिचुएशन होती है? व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन, छोटे मालिक नहीं भी आएंगे ना। हाँ जी, इफ सम ऑफ जिंदगी में कभी थोड़ी बड़ी सोच रखना मत। ये सोच बहुत, अगर कुछ लोगों को आपको, आप क्या कर दो, विड्रॉ कर लो। शब्दों को थोड़ा चेंज करता हूँ। इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन, यार मेरे को ये समझ में, जिंदगी में मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम हर एक कॉन्सेप्ट में भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट निकालोगे। हाँ, मैं भी तो कहूँ ये इनफॉर्मलाइजेशन का नंबर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? हाँ, फ्यूचर दिख रहा है तुम्हारा, बहुत बहुत आगे जाओगे तुम। वैसे तुम्हारे माफिक मुझे लगता नहीं इंडिया में जॉब मिलेगी।
मैं वही तो कह रहा हूँ, दरअसल इनफॉर्मल सेक्टर में बड़ा स्कोप है तुम्हारे लिए, अलग अलग। मैं कह रहा हूँ ना, इनफॉर्मल सेक्टर में बड़ा स्कोप है तुम्हारे लिए, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का बहुत स्कोप है। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, भारत में तुम्हारे माफिक जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें, बहुत ब्राइट है। इफ सम ऑफ देम आर if some of them are withdrawn from that job, the total production will not fall। भाई देखो, कायदे की बात तो ये है कि अगर हम कुछ वर्कर्स को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आउटपुट तो क्या होना चाहिए। जब कोई इंसान, हम ये बोल रहे हैं कि कोई इंसान जॉब परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, और अगर हम उसे वो जॉब परफॉर्म करने से रोक दे, तो आउटपुट एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर नहीं होता, तो इसका मतलब तुम वेले हो, दिखाने के लिए क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना, तुझे नहीं कह रहा हूँ, इधर देख ले उसे एकदम से अच्छा, वो तो एकदम से समझा, वो उसे क्लैरिफिकेशन दे रहा, मैं नहीं हूँ। इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन, अगर उनमें से कुछ को क्या भी कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम दैट जॉब, द टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला, छोटे मालिक आए या नहीं आए, ठीक है ना भाई, क्रॉप में जितना आउटपुट आना था, ठीक है ना, वो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू वर्कर्स आर नीडेड ऑन द पीस ऑफ लैंड, अगर एक फार्मिंग के लिए हमें 2 वर्कर चाहिए एंड 5 वर्कर्स आर एंगेज, और कितने एंगेज है इन सेम जॉब, देन 3 वर्कर आर डिसगाइजडली तीन फालतू में फिर रहे इधर, ठीक है ना। आगे बस, चलो कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाते हैं। इट इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। कह रही है सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट, मतलब मोस्ट, बहुत ज्यादा जो चलता है, प्रीवेल होता है कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ये बहुत ज्यादा चलने वाली फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट की, और वो भी यहाँ पे। और मजे की बात तो देखो, दर्द तो जब होता है, डिस्को तो तब होता है कि पता भी नहीं चलता कि अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। सबको तो ये लग रहा है कि बंदा क्या है, काम पे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये वही बोलते हैं, सबसे ज्यादा चलता है कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक इंडिया। द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट apparently all seem to be employed। मैं इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि apparently मतलब सामने से देखने में तो ये लगता है all seem to be employed कि ये क्या है, काम कर रहे हैं, बट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एडिशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सरप्लस लेबर इज जीरो। जो एक्स्ट्रा लेबर लगा, 2 की जरूरत थी, 5 लगे हुए, तो 3 तो फालतू है, वो उन्हें हटा दोगे तो भी आउटपुट क्या नहीं होगा, काम नहीं होगा। इसका मतलब उनकी जो आउटपुट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है, जीरो है। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कफोर्स इज जीरो, उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके कारण क्या है, द प्रिंसिपल कॉजेज बिहाइंड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर, एंड द फर्स्ट वन इज ऑन अकाउंट ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। इसकी वजह से भाई, अगर न्यूक्लियर फैमिली होती, ठीक है ना, तो सब अपने अपने क्या करते, वेंचर चलाते, यस और नो, बिल्कुल। अभी क्या है, जॉइंट फैमिली है, क्या है, जॉइंट फैमिली है। अब जॉइंट फैमिली में वो एक ही तो शॉप है, सारे बारी बारी से उस पे जा रहे हैं, अभी पापा खाने के लिए जा रहे हैं, फिर बच्चा आ रहा है स्कूल से, फिर वो, फिर थोड़ी देर में बच्चे का ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर पापा आ गए, मतलब सारे एक, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी तो नहीं आ रही ना कुछ भी। तो वो चीज है, तो कह रहे हैं जॉइंट फैमिली की वजह से भी ऐसा रहता है। On account of the joint family system, farming families continue to work on family land। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली की वजह से सारे लोग तो एक ही लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं, नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स फार एक्सीड्स द रिक्वायर्ड नंबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जरूरत कितने की है, अवेलेबल कितने हैं, आ कितने रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सुनो, per person holding size continues to shrink with the expansion of the family size, it means a greater possibility of disguised unemployment। नहीं समझा, मेरे को या तुम्हारे को, यही समझ में नहीं आया कि किसको नहीं समझा। चलो एक्सप्लेन करोगे या कोई, काफी अच्छा पॉइंट है। कैसे,
हाँ। हम्म। ये पॉइंट तो ऊपर भी आ गया, जॉइंट फैमिली में बोल दिया उसने। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। एक और पॉइंट जो मिस कर रहे हो आप। रुक जाओ अभी, अरे रुको तो अभी बोलने तो दो, अभी मौका। चलो उन्होंने इनपुट तो दिए, इसको अच्छे से शब्दों में पिरो करके कौन बताएगा, रेज योर हैंड। अब बोलते नहीं हो, है नालायक हो। जब से तो मैं मतलब, चलो बताओ। हाँ 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 हाँ, बताओ चलो। अरे कुछ भी बोल दो, बीघा बड़ा होता है। 200 गज है, चलो मान लिया। चार लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हम्म। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं। चलो काफी हद तक बता दिया आपने, लेकिन जो हम सुनना चाहते हैं अभी वो तो। हाँ ये इसमें कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, ये एग्जाम्पल। हाँ जी, समझाओ। हे भगवान। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि एक दुकान पे दो भाई है, दो और आना चाह रहे हैं। भैया ये तो जा करके फिर वो फादर साहब से बातचीत करनी पड़ेगी, इधर कोई स्कोप नहीं है। क्या, कैसे कैसे एग्जाम्पल लेते हो भाई। दो, दो है दो। कितनी दूरगामी सोच रखते हैं भारतवासी। चलो पार्टनर भी चलो, वैसे तो पार्टनर की कोई बात नहीं चल रही है यहाँ पे, लेकिन कह रहा दो और आना चाहते हैं। अरे यही कह देता कि दो उनके बच्चे हो गए, यही कह देता दो और आना चाह रहे हैं। अब देखो तरह तरह की जनता सवाल उठा रही, कह रही है कि आना चाहते हैं लाना चाहते हैं, ये भी क्लैरिफाई करो कि आना चाहते हैं कि लाना चाहते हैं। बताओ है कोई बात। चलो भाई, अब वो कह रहा है कि गलती हो गई भैया हमारे से, थोड़ा सुन लो भैया। हाँ जी। अब देखो कुछ भी मत बोलो, ऐसे है ना, देखो एग्जाम्पल बता रहा था, कुछ भी बोलोगे तुम उसे, वो बात अलग है, ये बगावत करता है हमारे से, लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो ख्याल रखते हैं ना उसका। हाँ जी। हाँ। एक अच्छा, दो से सीधा 10। अच्छा, दरअसल अब फैमिली चेंज कर दी। चलो। चलो बताओ, आप बताओ। एक फैमिली में 10 मेंबर है, भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं। चलो ठीक है, 1 लाख इनकम कमा रहे हैं। चलो ठीक है। हम्म। तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट से क्या है, मान लिया वो बच्चा तो पढ़ रहा है अब, तो फिर वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है, उसका रीजन कैसे हुआ वो उसका। वो तो नो डाउट कि फैमिली मेंबर बढ़ेंगे तो होल्डिंग साइज कम होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन कैसे रिलेट करोगे इससे। जान दो, मैं बता रहा हूँ। काम ऐसा करो कि जो सामने वाला ये बोले तुम रहने दो, मैं ही कर लूंगा।
हाँ जी। पर पर्सन, पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक। वो कह रहा है कि जो पर पर्सन होल्डिंग साइज है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। कैसे? अब इसको पूरी कहानी सुनो। एक बिगी जमीन है एक फैमिली में, ये थोड़ा और ज्यादा भी कंसीडर कर सकते हैं, चलो 50 कह रहे जैन साहब हमारे, 50 ले लेते हैं। 50 बीघे जमीन है और दो भाई है, ज्यादा बड़ी फौज नहीं इकट्ठी करते। हाँ जी, दो भाई है। नहीं नहीं, अब यार सबको ग्रंथ सोचे हो क्या? उसको भैया भी सोचे हो यार, नाम पे मत जाओ ना, उसका कोई ठिकाना नहीं, वो क्या कहते हैं। हाँ जी, वो नाम पे मत जाना, उसके एक्शंस देखो, एक्शंस कहते हैं। हाँ, मेरे से सीखे। मुझे खुद आज पता चला कि हमारी टीम ने डाइवर्सिफिकेशन किया है। हाँ जी, चलो बहुत ज्यादा मजाक हो गई। सुनो अभी, 50 बीघे जमीन है, दो भाई है, ठीक है ना। अब एक के हिस्से में कितनी आई? 25-25 बीघे आई, ठीक है ना। और वो उस पे क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फार्मिंग कर रहे हैं। अब वो दोनों भाइयों के दो दो बच्चे और होते हैं, ठीक है ना। वो नाम उनने नामकरण भी कर दिया। अब फैमिली में ओवरऑल कितने लोग हो गए? ओवर करते यार, 6 हो गए। कमाने वालों की बात कर रहे हो, जो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, खाली उनकी बात कर रहे हैं। 4 तो बच्चे हो गए, वो दो दो बच्चे वो, और वो दो जो एक्चुअल में जो मेल मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 6 हो गए फैमिली में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये जो लैंड है, इसकी जो पर हेड अवेलेबिलिटी है, अब ऐसे समझो कि इनका भी बंटवारा हो गया, वो जो दो दो बच्चों को भी जमीन मिल गई। एक एक के हिस्से में कितनी आई थी उनके? 25-25। अब वो 25 भी कितने में बटेगी? 12.5 हो जाएगी। और यही कार्यक्रम आगे जितना मर्जी उतना चलाओ, ठीक है ना। तो अब अगर वो लैंड क्या है, सेम है, तो ये जो पर हेड अवेलेबिलिटी है क्या होएगी, ये कम होएगी। और माने ये फैमिली इस फार्म लैंड से बाहर निकल नहीं रही है, तो सारे लोग उस पहले कितने लोग उस पे फार्मिंग कर रहे थे? दो। अब 4 और आ गए, ओवरऑल 6 हो गए, तो वो भी उस पे लगे हुए हैं। अब वो आगे का और कार्यक्रम चलेगा और 10-15 साल तक, तो फिर वो भी उसी पे क्या करेंगे, उसी लैंड पे क्या करेंगे, वो कल्टीवेट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वही तो बोल रहा है बस ये, पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक। जो पर पर्सन होल्डिंग साइज है वो जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, फैमिली का एक्सपेंशन होता जा रहा है, तो पर हेड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की क्या हो रही है, कम हो रही है, ना कि इनकम की। इनकम की तो वो तो होगी, उसका कनेक्शन नहीं बैठाना। ये बोल रहे इट मीन्स अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे ठप्पा नहीं लगा दिया, स्टैम्प नहीं लगा दिया कि होगा ही होगा। कह रहे पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कब नहीं होगी पॉसिबिलिटी? एक बच्चे को फौज में भेज दिया, एक कोई कॉर्पोरेट की जॉब में चला गया, एक ने कोई कोई एंटरप्रेन्योरशिप में चला गया। लेकिन अगर उसी में रहेंगे तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है किस चीज की? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात ज्वाइंट फैमिली। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि जैसे ही फैमिली क्या करेगी, ग्रो करेगी, तो पर पर्सन होल्डिंग साइज क्या होगा, श्रिंक होगा, जहाँ पे ज्यादातर चांसेस होंगे किसके? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर कंपेल्स द पीपल टू वर्क ऑन फैमिली फार्म्स। कह रहे कि फार्मिंग से अलग लोगों को क्या ही नहीं मिल रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है। किसान के बच्चे बैठे हैं कि जी भर्ती आएगी, क्या आएगी? आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। इलेक्शन आएंगे 5 साल बाद, या अब आए हैं तो 5 साल में अब आएगी भर्ती, एक दो जो भी आएगी, क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन जीतने हैं। तो वैसा, अब जब आउटसाइड मिल नहीं रही जॉब, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली, जो गवर्नमेंट टीचिंग में है, किसमें? गवर्नमेंट टीचिंग में।
जो उनकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट का कभी तो उन्होंने क्या करके रखा, बेचारों ने बीएड करी कुछ, आई थिंक क्या, हाँ बीएड होती है ना उसके लिए, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है बीएड करनी होती है, गवर्नमेंट ने बीएड को ही खत्म कर दिया, लो कर लो क्या करो। वैकेंसी तो निकाली नहीं टीचिंग के लिए, उल्टा बीएड को खत्म करके वो डीएलएड लेके आए, क्या लेके आए। अब जिन्होंने बीएड किया या तो वो क्या कीजिएगा, डीएलएड कीजिएगा, मतलब उन्हें खेल में लगा के रखा है ताकि क्या हुआ, अभी क्या बीएड खत्म कर दिया तो 2-3 साल तक खेल में लग जाएंगे, वो डीएलएड करेंगे, तब तक सवाल नहीं पूछेंगे कि जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल देगी कि भाई वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब ये करो, ठीक है ना। फिर जाकर के फिर जब माहौल बनेगा मार्केट में, फिर 1-2 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तब जाकर के थोड़ी सी क्या निकाल लेंगे, वैकेंसी निकाल लेंगे, फिर उन वैकेंसी में फिर एक काम करवाएंगे, चीटिंग हो जाएगी, फिर वो पेपर हम क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, अगले टाइम के लिए टाल देंगे वो। ये कार्यक्रम 8-10 साल तक चलेगा, और फिर मुश्किल से मिल मुला के कुछ ही लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। अब ये तो जो भैया फार्मर के जो बच्चे हैं आउटसाइड, तो उन्हें कहीं तो जॉब मिल नहीं रही है, अदरवाइज तो उन्हें फिर घर वाले क्या बोलते हैं, अबे भाई खाली तो है तू, इससे बढ़िया तो कहीं पे काम कर ले, वो खेत में चला जा, बात समझ में आ रही है ना, फार्मिंग ही कर ले तू। तो वो कह रहे हैं कि आउटसाइड जॉब नहीं है, तो जिसकी वजह से एक कंपल्सन क्रिएट हो जाता है कि जिनको क्या रहना पड़ता है, फार्मिंग ही करनी पड़ती है, ठीक है ना। भले ही कहानी लग रही होगी, लेकिन पॉइंटर्स तो यही लिखने पड़ेंगे। 3 पॉइंट जल्दी से बताओ। जॉइंट फैमिली, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, लेट टू द पर led to the reduction of per head availability of resources, which may pose greater threat of disguised unemployment. And the third one is, हाँ जी, lack of job opportunities outside the agriculture. That's why rural area में disguised unemployment पाया जाता है। इसी के साथ साथ आज की क्लास को यहीं पर रैप अप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और फिर अर्बन पे आ जाएंगे। और बच्चों, कल अगर हमारी 1.5 घंटे की क्लास हुई तो कल के बाद एक क्लास इसमें और लगेगी। अभी 2 क्लास का चक्कर रह जाता है। आज क्या है, 18 तारीख है ना, 19 और 20 में ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल।